हाल ही में ईरान के नए सर्वोच्च नेता को लेकर कई अफवाहें हैं। कुछ लोग उनकी मृत्यु की बात कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि वह कोमा में है, जबकि कुछ का दावा है कि उनकी दोनों टांगें काट दी गई हैं। इन अफवाहों को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है सार्वजनिक बयान देना। यही ईरान के सर्वोच्च नेता ने किया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह बयान अब और भी ज्यादा अफवाहों को जन्म दे रहा है, क्योंकि यह बयान उस तरह से नहीं था जैसा आपने पहले ईरान से देखा है। अक्सर ईरान के सर्वोच्च नेता जनता के सामने आते हैं या रिकॉर्डेड वीडियो संदेश देते हैं। इस बार टीवी पर एक बयान के रूप में एक टेक्स्ट संदेश पढ़ा गया। कोई वीडियो नहीं, कोई ऑडियो नहीं, सिर्फ एक लिखित बयान जिसमें कहा गया कि अरे मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो ये कैसा रहेगा? बयान सुनिए और बताइए क्या सोचते हैं। सुनिए। हमें ये अभी अभी मिल रहा है। ईरान के सरकारी मीडिया पर एक प्रस्तुतकर्ता ने ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुस्तफा खमेनेई का नया बयान पढ़ा और रॉयटर्स उन टिप्पणियों की कुछ मुख्य बातें रिपोर्ट कर रहा है, जिसमें कहा गया है कि सर्वोच्च नेता ने बयान में कहा, हम पड़ोसियों से दोस्ती में विश्वास रखते हैं और केवल ठिकानों को निशाना बनाते हैं और हम इसे निश्चित रूप से जारी रखेंगे। ये सच नहीं है। हम जानते हैं कि कई खाड़ी देशों के आवासीय और नागरिक ढांचे पर हमला हुआ है। ईरान के नए सर्वोच्च नेता ने कहा कि क्षेत्र के सभी अमेरिकी ठिकाने तुरंत बंद हों, वरना उन पर हमला होगा। वो इस बयान में भी कहते हैं जो कि सरकारी मीडिया पर प्रस्तुत किया गया था। वो सामने नहीं आए, लेकिन बयान में वो ईरान के लोगों के बीच एकता और कुद्स दिवस में भागीदारी की अपील करते हैं। अब कुद्स जेरूसलम के लिए अरबी शब्द है और ये दिन आमतौर पर रमजान के आखिरी शुक्रवार को आता है। अगर मेरी गणना सही है तो इस साल रमजान का आखिरी शुक्रवार 20 मार्च को होगा, जब आमतौर पर ईरान के समर्थित गुट जैसे हमास और हिजबुल्लाह हमले करते हैं और बड़े प्रदर्शन होते हैं। ये आने वाले दिनों में ध्यान देने योग्य है। लेकिन फिर भी ये ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनेई का पहला बयान है जो हमें मिल रहा है। वो खाड़ी देशों पर हुए हमलों के बारे में बात करते हैं, साथ ही ये भी कहते हैं कि वो क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएंगे और फिर होर्मुज जलडमरू मध्य के बारे में भी बात करते हैं। ये यहाँ एक दिलचस्प हिस्सा है और एक बार फिर हमें ये मुख्य बातें रॉयटर्स के जरिए मिल रही हैं जो ईरान की सरकारी मीडिया को देख रहे हैं। ये सबसे पहले जाहिर है फारसी में आ रही हैं। और ईरान के नए सर्वोच्च नेता आगे कहते हैं कि होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करना जारी रखना चाहिए ताकि उद्धरण के अनुसार दुश्मन पर दबाव बनाया जा सके। तो जो बयानबाजी हम ईरान के नए सर्वोच्च नेता से सुन रहे हैं वो उनके पिता की बयानबाजी से काफी मिलती जुलती है। याद रखें, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के शुरुआती हमलों में ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता मारे गए थे और उन शुरुआती हमलों में मुस्तफा खामनेई की पत्नी, मां और एक बेटे की भी मौत हो गई थी। अब मैं उसे उनकी स्थिति समझ सकता हूँ। समझ आता है कि वह सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आना चाहता। अभी अभी उनका पूरा परिवार मिसाइल हमले में मारी गई है और इसके अलावा इजराइल ने बहुत खुलेआम ये बात कही है कि वे ईरान के हर एक नेता के निशाना बनाएंगे। अब समस्या ये है कि उसने तो वीडियो संदेश भी नहीं दिया, जबकि ईरान के दूसरे नेता वीडियो संदेश दे रहे हैं। हमने देखा है कि ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री वीडियो संदेश देते हैं और अमेरिकी टीवी इंटरव्यूज में भी जाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ईरान के सर्वोच्च नेता हर चीज से बहुत डरते हैं। शायद वजह कुछ और है, क्योंकि यहाँ वो अफवाहें हैं जिनकी सब चर्चा कर रहे हैं। सुनिए। पिछले कुछ दिनों से ये अफवाहें चल रही हैं कि मुस्तफा खमेनी को कैसे और कितनी गंभीर चोट आई थी। पिछले 3 दिनों से ईरान के नए सर्वोच्च नेता की पुष्टि के बाद से उनके बारे में कुछ नहीं सुना गया है। कुछ तस्वीरों को छोड़कर जो ऐतिहासिक तस्वीरें हैं, साथ ही कुछ एआई द्वारा बनाई गई तस्वीरों का भी संकेत है। हालांकि अब हमें कई अलग अलग स्रोतों से जानकारी मिली है, एक खास तौर पर साइप्रस में ईरानी राजदूत, जिन्होंने कहा कि मुस्तफा खमेनेई किस्मत वाले हैं कि वे जिंदा हैं, जिससे ये संकेत मिलता है कि उनकी चोटें वाकई में काफी गंभीर हो सकती हैं। ये अन्य ईरानी अधिकारियों के बयान से अलग है जो कह रहे हैं कि उन्हें मामूली चोटें आई थी। फिलहाल हमें कुछ पता नहीं है, इसलिए कई अटकलें लग रही हैं कि वे क्यों नजर नहीं आ रहे। क्या उनका चेहरा बिगड़ा है? क्या वे चल सकते हैं? ये सब कयास है। क्या उनकी टांग में गंभीर चोट है? कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका एक पैर टूटा है और शरीर के निचले हिस्से में भी चोटें आई हैं। लेकिन मुझे लगता है जब तक वे खुद सामने नहीं आते और कोई बयान नहीं देते, तब तक ये अटकलें चलती रहेंगी। अब ईरानी लोग उन्हें
गत्ते का सर्वोच्च नेता कह रहे हैं, क्योंकि सरकारी टीवी पर या तो पुराना वीडियो, एआई तस्वीरें या कार्डबोर्ड कटआउट ही दिखता है। अब मेरा सवाल तो बिल्कुल साफ है, अगर वे 3 पन्ने दोनों तरफ लिख सकते हैं तो वे सिर्फ 30 सेकंड का वीडियो क्यों नहीं बना सकते? यहाँ तक कि जो तस्वीरें सरकारी टीवी इस्तेमाल कर रहा है वे भी हाल की नहीं है। ये या तो पुरानी तस्वीरें हैं या एआई से बनाई गई नकली तस्वीरें हैं, और ये उस आदमी की तस्वीरें हैं जिसके बारे में सरकार दावा करती है कि वो बिल्कुल ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि अफवाहें क्यों बढ़ती है। मशहूर कहावत है, आज की अफवाहें कल की सुर्खियां बनती हैं। लगता है ईरानी सरकार भी उसी दिशा में जा रही है। अब चलिए उन ईरानी अधिकारियों पर ध्यान दें जो राष्ट्रपति ट्रंप के कल रात दिए बयान से बेहद नाराज हैं। देखिए, ट्रंप ने कहा कि अमेरिका 1 घंटे में ईरान की पूरी बिजली क्षमता खत्म कर सकता है, जिसकी उम्मीद कई लोगों ने नहीं की थी। वो ऐसा नहीं चाहते क्योंकि तब ईरान के लिए सब कुछ दोबारा बनाना नामुमकिन होगा। सुनिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है ये यात्रा बहुत शानदार रही। हमें युद्ध मोर्चे से अच्छी खबर मिली है, यानी उन्हें पूरी तरह से नष्ट किया जा रहा है। ईरान को पूरी तरह से तबाह किया जा रहा है। बस इतना ही मैं कह सकता हूँ। वो अपनी आखिरी हद पर हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम तुरंत खत्म करेंगे, लेकिन वो जरूर हैं। उनके पास न नौसेना है न वायुसेना। उनके पास कोई एंटी एयर ट्रैफिक कुछ भी नहीं है। उनके पास नियंत्रण की कोई व्यवस्था नहीं है। हम उस देश में बिल्कुल आजादी से घूम रहे हैं। अब हम जलडमरू मध्य पर गंभीरता से नजर डाल रहे हैं। उनकी स्थिति अच्छी है। हमने उनकी सारी नावें नष्ट कर दी हैं। उनके पास कुछ मिसाइलें हैं, पर ज्यादा नहीं। मुझे लगता है हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। हम बहुत अच्छी हालत में हैं। मुख्य बात यह है कि हमें ये जीतना है। वे इसे जल्दी जीतते हैं, लेकिन जीतना जरूरी है। यहाँ बहुत लोग हैं, मैं बस खबरें देख रहा हूँ। ज्यादातर लोग मानते हैं कि ये पहले ही जीत लिया गया है। बस सवाल है कि हम कब रुकेंगे। हम नहीं चाहते कि ये दोबारा बढ़े। और आदर्श रूप से हम चाहते हैं कि वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति हो जो जानता हो कि वो क्या कर रहा है। दूसरे शब्दों में, वे एक देश बना सकते हैं। अब एक और बात, हम तेहरान के कुछ हिस्सों और अन्य जगहों को निशाना बना सकते हैं, जो अगर आप ऐसा करेंगे तो उनके लिए देश का पुनर्निर्माण लगभग नामुमकिन होगा। हम ऐसा नहीं चाहते, पर बिजली को निशाना बना सकते हैं। हम 1 घंटे में उनकी बिजली क्षमता खत्म कर सकते हैं, और इसे दोबारा बनाने में उन्हें 25 साल लगेंगे। तो आदर्श रूप से हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बिल्कुल खुशी हुई। अब यह रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, और वास्तव में ऐसा रणनीतिक बदलाव जो बहुत बुरी तरह से उल्टा पड़ सकता है। अब इससे पहले कि हम इसके बारे में बात करें, बस जल्दी से याद दिला दूं कि नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। ये वास्तव में हमारी बहुत मदद करता है, खासकर जब हम यूट्यूब पर युद्ध से जुड़े विषयों को कवर करते हैं। अब अमेरिका की रणनीति की बात करें। जब इजराइल ने ईरान के पुराने डिपो पर हमला किया तो अमेरिकी प्रशासन खुश नहीं था। ये सैन्य अभियान और युद्ध का उद्देश्य ईरानी जनता को अपनी तरफ करना है ताकि वे शासन परिवर्तन में मदद करें और अमेरिका को सैनिक भेजने की जरूरत न हो। लेकिन जब आप ऐसी बुनियादी सुविधाओं पर हमला करना शुरू कर देते हैं जो आम नागरिकों की सेवा करती है, तो आप जनता को अपने खिलाफ करने का जोखिम उठाते हैं। चूंकि ईरान में बड़ी आबादी अब भी शासन परिवर्तन चाहती है, उन्हें अपने पक्ष में रखना बेहद जरूरी है। इसी वजह से भले ही राष्ट्रपति ट्रंप इसके बारे में बात कर रहे हैं, मुझे व्यक्तिगत रूप से संदेह है कि इस रणनीति को वास्तव में लागू करना कोई अच्छा विचार होगा। ईरान के अली लाराजानी, जो इस बयान पर सक्रिय थे और असली नेता हैं, वास्तव में कोमा में नहीं हैं, क्योंकि हमने उन्हें कई इंटरव्यू में देखा है। हालांकि वह सर्वोच्च नेता नहीं है, लेकिन वह लगभग सर्वोच्च नेता ही हैं, क्योंकि वही असल में सब कुछ चला रहे हैं। खैर, यह उनका जवाब था। ट्रंप ने कहा कि वे 1 घंटे में ईरान की बिजली खत्म कर सकते हैं और इससे पूरा क्षेत्र आधे घंटे से भी कम समय में अंधेरे में डूब जाएगा। अंधेरा अमेरिकी सैनिकों को जो सुरक्षा के लिए भाग रहे हैं पकड़ने का अच्छा मौका देता है। ईमानदारी से कहें तो अगर ईरान में सच में ऐसी क्षमता होती तो वे अब तक कर चुके होते, क्योंकि हमने देखा है कि उन्होंने आम नागरिकों पर हमला किया है। हमने देखा है कि उन्होंने दर्जनों आम नागरिकों को मार डाला है
उन व्यापारिक जहाजों पर मौजूद लोगों को जो होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं, और इनमें से कुछ लोग तो असल में गुजरने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, वे बस वहां तैनात हैं। आप जानते हैं, वे होर्मुज जलडमरू मध्य के पास बंदरगाहों में लंगर डाले हैं या बाहर इंतजार कर रहे हैं, फिर भी ईरान उन पर हमला करता है। कल कई लोग गायब हो गए। अगर वे उस जहाज में पानी में गायब हो जाते हैं जिस पर ईरान हमला कर रहा है, तो मान लेना चाहिए कि वे मर चुके हैं। इसी वजह से पूरी दुनिया ईरान के खिलाफ एकजुट हो रही है, उस आतंकवाद की वजह से जो वे फैला रहे हैं। हाल ही में आतंकवाद तब चर्चा में आया जब ईरानी शासन ने अपने खिलाड़ियों को निशाना बनाया। ईरानी महिला फुटबॉल टीम ऑस्ट्रेलिया में एशियन चैंपियनशिप खेल रही थी जब युद्ध शुरू हुआ। उन्होंने एक मैच से पहले राष्ट्रगान गाने से मना कर दिया। मूल रूप से यह शासन द्वारा निर्दोष ईरानियों के साथ किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ एक मौन विरोध था। देखिए, मैं कहता हूं कि उन्होंने सही और अच्छा किया। यही बात हमें उन सभी लोगों के बीच याद रखनी चाहिए जो आयतुल्लाह के लिए शोक मनाना चाहते हैं। ये वे महिलाएं हैं जिन्होंने आयतुल्लाह के शासन में जीवन बिताया और जानती हैं कि ईरान में महिलाओं के साथ क्या होता है, और उनके लिए शायद ये एक अच्छा मौका है, और वे विश्व मंच पर कह रही हैं कि हम इसमें भाग नहीं ले रही हैं। खैर, IRGC इससे खुश नहीं थी और हालात काबू से बाहर हो गए बहुत जल्दी। ईरानी सरकारी टीवी के एक टिप्पणीकार ने कहा कि इन महिलाओं को ईरान लौटने पर कड़ी सजा मिलनी चाहिए। फिर IRGC ने सुरक्षा अधिकारियों को खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए आधिकारिक रूप से ऑस्ट्रेलिया भेजा। असल में इन सुरक्षा अधिकारियों ने खिलाड़ियों को अगले मैचों में राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर किया। इसके अलावा उन्होंने खिलाड़ियों को धमकी दी कि अगर वे टूर्नामेंट के बाद ईरान नहीं लौटे तो उनके परिवारों को नुकसान होगा। IRGC ऐसा क्यों कर रही थी? ऑस्ट्रेलियाई, जिनमें ईरानी ऑस्ट्रेलियाई भी थे, इन खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलियाई सरकार से राजनीतिक शरण दिलाने की मांग कर रहे थे। यही वो समय था जब IRGC ने इन हैंडलर्स को भेजा ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इन महिलाओं में से कोई भी वास्तव में भाग ना जाए और ऑस्ट्रेलिया में शरण न मांगे। सौभाग्य से कुछ लोग भागने में सफल हुए और हमें पर्दे के पीछे की घटनाओं की ज्यादा जानकारी मिली। पहले उनके भागने की फुटेज देखिए जो वाकई डरावनी है। ईरानी सुरक्षा एजेंटों और टीम अधिकारियों को अभी अभी पता चला है कि उनकी 5 खिलाड़ी गायब हैं। वे कार पार्क के रास्ते से भागने की कोशिश कर रही थी। वे फायर एस्केप से नीचे दौड़ती है उन्हें पकड़ने की उम्मीद में, क्योंकि गैराज तक लिफ्ट से जाने में बहुत समय लगता है, इसलिए सीरिया बेहतर विकल्प है। टीना और ली पीछा कर रुकावट डालते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, दौड़ लगाई और अपमानजनक बातें कही। हमारे देश के बारे में मैंने देखा कि कोच, अनुवादक और उनकी सुरक्षा के कुछ अन्य सदस्य खुद कार पार्क पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वे तो दरवाजा भी पीट रहे थे। वो गैराज में घुसना चाहता है लेकिन दरवाजा बंद है। क्या ये जानबूझकर बंद किया गया? फायर एस्केप पर दरवाजा तो खुला होना चाहिए था। आगे रास्ता बंद मिलने पर ग्रुप ऊपर लौटता है, ली और टीना उनके पीछे। ठीक है जॉन, मुझे लगता है इसे यही कहते हैं। 2 केस वाला वेरिएबल फाइन बैग। मैं आधा घायल होता। लगता है कुछ खिलाड़ी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें पता चल गया। लॉबी की ऊपर वाली मंजिल पर स्थिति की गंभीरता का एहसास होने लगता है। आप उनकी परेशानी देख सकते थे। वो ऐसे दिख रहे थे जैसे अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे हो। बहुत परेशान थे, और पता है मुझे लगता है कि एक समय पर वे चिल्ला भी रहे थे। वे होटल के अंदर बाहर हो रहे थे, फिर लॉबी लौटे। उनके साथ अफरा तफरी मची हुई थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। इसी अफरा तफरी के दौरान लड़कियां होटल से बाहर निकलने में कामयाब हो गईं। अब कुल मिलाकर 7 लोग भागने में सफल रहे, 6 खिलाड़ी और 1 स्टाफ सदस्य। सभी को शरण मिली, लेकिन जल्द ही पता चला कि एक ने बाकी खिलाड़ियों के साथ वापस जाने का फैसला किया, जिन्हें लगा कि राजनीतिक शरण न लेना सुरक्षित है। अब यही पर मैं बात करना चाहता हूं कि जब से इन खिलाड़ियों ने सार्वजनिक रूप से बोलना शुरू किया है, तब से हमने क्या सीखा है। इस घटना से साफ हुआ कि IRGC विदेश में ईरानी खिलाड़ियों को कैसे नियंत्रित करता है, और यह प्रक्रिया देश छोड़ने से पहले ही शुरू हो जाती है। किसी भी टीम के लिए, चाहे फुटबॉल हो या कोई और खेल, ईरान छोड़ने से पहले हर खिलाड़ी को सरकार के पास बड़ी वित्तीय गारंटी देनी होती है।
यह एक जमा राशि है जो विदेशी देश में सही व्यवहार करने पर वापस मिलती है। उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे हैं। हर खिलाड़ी को अपने परिवार के सदस्यों की पहचान और पता बताना होता है। वे कहाँ रहते हैं, कहाँ काम करते हैं और क्या करते हैं। अगर परिवार का बिजनेस है तो IRGC उसका नियंत्रण ले लेती है जब तक खिलाड़ी ईरान नहीं लौटता। इसी वजह से भले ही 7 लोग भाग गए थे, लेकिन ज्यादातर खिलाड़ी वास्तव में ईरान लौट आए, जिसमें एक ऐसा खिलाड़ी भी शामिल था जो असल में भाग गया था। इन सभी खिलाड़ियों पर दबाव बहुत ज्यादा था। अगर वे शरण लेते तो उनके परिवारों पर भयानक असर पड़ता। यह जोखिम कई खिलाड़ियों ने नहीं लिया। वे ईरान लौट गए और अब अपनी सुरक्षा खतरे में डाल रहे हैं। याद रखें, इन खिलाड़ियों ने पहले मैच में राष्ट्रगान न गाने पर सहमति दी थी। मुझे यकीन है कि ईरानी शासन की तरफ से इसे अच्छी नज़र से नहीं देखा जाएगा।